बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को जंतु ऊतक के बारे में बताएंगे। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू के बारे में तो हमने अच्छे से बता दिया है। अब हम एनिमल टिश्यू के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं। जंतु ऊतक, इंग्लिश में एनिमल टिश्यू कहते हैं। पौधे और जंतु दोनों ही सजीव होते हैं बच्चों। पौधे और जंतु दोनों ही लिविंग होते हैं, लेकिन दोनों में टिश्यू अलग अलग होते हैं। इसलिए टिश्यू उनमें अलग अलग होते हैं क्योंकि ये अलग अलग हैं। जिस तरह जंतुओं में कोशिका व कोशिका का समूह होता है यानी ऊतक होता है, वैसे ही हमारी शरीर में भी ऊतक होता है। मानव शरीर में भी वैसे ही ऊतक पाए जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार का ऊतक हमारे शरीर में भी पाया जाता है। समस्त मानव शरीर में पाया जाता है। शरीर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों? त्वचा देखते हैं। त्वचा के नीचे क्या देखते हैं? मांसपेशियां देखते हैं। मांसपेशियों में क्या देखते हैं? उसके नीचे हड्डियां होती हैं। हड्डियों में रक्त होता है। और इसके अलावा जो होते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए तंत्रिका तंत्र भी लगा होता है। इस तरीके से मतलब रक्त जो होता है वो सभी अंगों को जोड़ता है, सभी को जोड़ने का काम करता है। इस तरीके से हमारा शरीर ऊतकों से बना होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है क्या है, त्वचा क्या है? ये भी जो है मतलब त्वचा एपिथेलियम टिश्यू होता है। त्वचा के नीचे मांसपेशियाँ होती हैं, ये इसके नीचे हड्डियाँ होती हैं। ये भी जो है संयोजी ऊतक होता है। और इसके अंदर रक्त होता है, ये भी संयोजी ऊतक ही है। और ये जो है तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्रिका ऊतक होता है। हाँ, और न्यूरॉन से बना होता है। अब हम चलते हैं एनिमल टिश्यू की प्रकार पर। कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ये लिखा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू को इस तरीके से क्लासिफाइड किए हैं। पहला है उपकला या एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। चौथा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। एक बार इन सब का हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं। सबका ये उपकला या एपिथेलियम टिश्यू जो है शरीर को ढकने का काम करता है, रक्षा का काम करता है। ये शरीर को ढकता है। और जैसे हमारा शरीर जो होता है कपड़ों से ढका होता है, तो पूरे शरीर को ये जो एपिथेलियम टिश्यू ढकता है। आंतरिक अंगों को भी ढकता है और साथ में रक्षा का काम करता है। चोट वोट ना लगे इस आंतरिक अंगों में, उसका रक्षा का काम करता है। अब कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक है। नाम से ही पता चलता है इनका काम क्या होगा। ये कनेक्ट करने का काम करेंगे, मतलब जोड़ने का काम करता है। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, ये जो हमारे शरीर में जो हाथ पे चलता है, गर्दन हिलाते हिलाते हैं, ये इसमें जो मूवमेंट होता है बच्चों, ये मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक के द्वारा ही होता है। अब तंत्रिकाओं तक पर आते हैं। हमारे मस्तिष्क में भर भर के नर्वस टिश्यू होते बहुत होते हैं, जो कि न्यूरॉन से बने होते हैं। ये हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया है। अब आते हैं सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू पर आते हैं, उपकला ऊतक। ये सदैव महीन परतों में पाए जाते हैं। यह शरीर को ढकने वाला तथा रक्षा करने वाला महीन परतों का बना होता है। इनकी लेयर थिन होती है।
एपिथेलियम ऊतक द्वारा शरीर की त्वचा एवं आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक झिल्ली का निर्माण होता है। इनके द्वारा क्या होता है, त्वचा का और आंतरिक अंगों की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है, हाँ, जो अंदर के जो अंग होते हैं वो झिल्ली से ढके होते हैं, वो श्लेष्मिक झिल्ली होती है, बहुत ही मुलायम होती है, उनका ये निर्माण करते हैं। ये मुख के अंदर जो मुंह है उसके अंदर साइड में जो गाल है दोनों तरफ, हाँ, मुख के अंदर जो गाल है वो एक पतली झिल्ली होती है, मुलायम सी होती है, वहाँ ये पाए जाते हैं। आमाशय में भी पाए जाते हैं, आहार नाल में भी पाए जाते हैं, रक्त वाहिनी नली का जो स्तर होता है उसमें भी पाए जाते हैं, नासा गुहा, फेफड़ों एवं आंतों की आंतरिक सतह में पाए जाते हैं। उस जगह पर ये पाए जाते हैं जहाँ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती, अतः इनके बीच अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की परत, किसी भी परत से होकर ही गुजरता है। समानता इस ऊतक को एक बाह्य रेशेदार झिल्ली जो होते हैं इसके नीचे रहने वाले ऊतक से अलग करती है। इस ऊतक को कौन अलग करता है, ये बाहरी रेशेदार झिल्ली होती हैं जो इनके नीचे रहने वाले ऊतक होते हैं, उन दोनों से अलग करते हैं। ये चीज़ों को छानने, फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन और शोषण व सिक्रेशन मतलब श्रावण में मदद करता है। एपिथेलियम ऊतक जीवित होते हैं, कई तरह के होते हैं। उनका पूरा का पूरा ऊतक जो एक बेसमेंट पर होता है। ये बेसमेंट जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है जो कि कोशिकाओं की नहीं बनी होती, ये सेल्स के नहीं बने होते हैं। इनमें केवल प्रोटीन्स और शुगर पाया जाता है। एपिथेलियम ऊतक सरल भी हो सकता है और स्तरीय होता है। अब ये हाथ है कि ऐसे एक स्तर का, तो ये जो होते सिंपल होते, सरल होते। अब इस पर कई चढ़ जाते हैं, कई स्तर आ जाते हैं तो वो स्तरीय हो जाते हैं। वही सिंपल ऊतक जो है जब कई स्तर का हो जाता है तो स्तरीय एपिथेलियम होता है। ये क्या है, ये बेसमेंट है। ये बच्चों क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसी पर ही टिश्यू टिके होते हैं, आधारित होते, इसी पर ही टिके होते हैं। ये एक स्तर का है, ये सिंपल है, इसमें कई स्तर हैं इसलिए ये स्तरीय एपिथेलियम है। ये सेल्स है, ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है। ये हो गया। अब चलते हैं एपिथेलियम के प्रकार पर। हाँ, एपिथेलियम कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। पट्टीदार उपकला, पट्टीदार वही सिंपल एपिथेलियम होता है, इसको इंग्लिश में स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। पट्टीदार उपकला जो होता है सरल उपकला ऊतक होता है, इसको स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। दूसरा है स्तरीय उपकला ऊतक, जब वो जो सरल ऊतक होते हैं ना, जब कई स्तर के होते हैं तो वही स्तरित उपकला ऊतक बन जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तीसरा है स्तंभाकार उपकला ऊतक, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, स्तंभाकार उपकला ऊतक। और ये है चौथा रोमाब स्तंभाकार उपकला ऊतक, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। जिसमें सीलिया होता है तो वो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू हो जाते हैं। अब आता है पांचवा पर ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला ऊतक। हाँ, कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो ग्रंथि में होते हैं तो उन्हें ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। यही कॉलमनार जो होते हैं जब ग्रंथि में प्रेजेंट होते हैं तो ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कहलाते हैं। अब आते हैं छठवा क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, घनाभ या घनाकार उपकला टिश्यू। हाँ, घनाभ को घनाकार भी कहते हैं, घनाकार उपकला ऊतक, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये हो गया। पहला क्या है, पट्टीदार उपकला ऊतक, इसको इंग्लिश में स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ये सरल उपकला टिश्यू होते हैं। दूसरा होता है स्तरित उपकला ऊतक, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तीसरा है स्तंभाकार उपकला ऊतक, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू।
और चौथा है रोमाभ स्तंभाकार उपकला टिश्यू, मतलब सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। पांचवा है ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला उत्तक ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब छठवां है घनाभ अथवा घनाकार उपकला उत्तक क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब इसका ये डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम है। ये इसके सेल्स इस तरीके से एक स्तर के हैं। हाँ, ये इसको सरल एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। एक स्तर का ये बेसमेंट है, ये एक स्तर का है, जिसको इंग्लिश में स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ये केंद्रक है, ये संयोजी पदार्थ है। अब स्ट्रेटिफाइड, जब इसी पर कई लेयर हो जाता है, कई स्तर हो जाता है, तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। स्तरित एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। ये बेसमेंट है और कई सेल्स हैं। अब ये आता है ये कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, ये लंबे हैं। ये कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब इसमें जो है सीलिया ये है, ये चीज है, और इसमें सीलिया है। हाँ, रोम, ये जो है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। हाँ, इसी में जो होता है सीलिया है, ये पिलर लाइक है ना। अब ये हो गया। अब ये होता है ये ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, ये ग्लैंड है। ये केंद्रक है, ये ग्लैंडुलर है ये। और ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इनके सेल्स जो होते हैं घनाकार होते हैं, घनाभ होते हैं। ये घनाभ है, इनके सेल्स घनाभ है, ये केंद्रक है। सेल्स घनाकार है। ये ग्लैंडुलर है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। बच्चों डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, पहला है पट्टीदार उपकला उत्तक, इसको मतलब सरल उपकला टिश्यू भी कहते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ये फेफड़ों के कूपिकाओं में पाया जाता है, जो बहुत पतला होता है। कूपिका क्या है? एक गुब्बारे जैसी संरचना है। ये बच्चों ये लंग्स है और ये ट्रैकिया है, ये गुब्बारे जैसी संरचना, इसको कूपिका कहते हैं। इसी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और ये जो है बाहर निकलती है और फिर ऑक्सीजन इसी के द्वारा अंदर आती है। इसी में ही बच्चों पाया जाता है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। पट्टीदार उपकला उत्तक इसी में पाया जाता है। और दूसरा कहाँ पाया जाता है? ये आहार नाल है, आमाशय है, इसके अंदर के भाग में भी पाया जाता है। आहार नाल में भी पाया जाता है। मुख के अंदर जो गाल है, गाल में जो है दोनों तरफ, उसमें भी पाया जाता है। जहाँ पर पदार्थों का आदान प्रदान होता है, वहाँ आदान प्रदान जहाँ होता है वहाँ भी पाया जाता है। ये चीज़ों के फिल्ट्रेशन में भी मदद करते हैं। भोजन का अवशोषण तथा किसी चीज़ का सिक्रीशन यानी श्रावण भी करते हैं। ये उत्तक अपने नीचे स्थित अंगों को बाह्य आघात, बाहरी चोट, कीटाणु, हानिकारक रसायनों तथा सूखने से बचाता है। ठीक हो गया? आई होप क्लियर हो गया। अब दूसरा है स्तरित उपकला उत्तक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब वही जो सरल है, वही जब कई स्तर का होता है तो वही स्तरित उपकला उत्तक बन जाता है। ये उत्तक त्वचा की आंतरिक परतों तथा नेत्र की कॉर्निया, पलक में पाया जाता है। इन उत्तकों का निर्माण एक समान अथवा असमान प्रकार की कोशिकाओं की अनेक परतों से होता है। समान भी एक जैसे भी होते हैं और अलग अलग टाइप की कोशिकाओं से बने होते हैं। चोट ना लगे इससे बचाता है, हमारी अंगों को बचाता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर स्तंभाकार उपकला उत्तक कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। इन उत्तकों की कोशिकाएं लंबी होती है, स्तंभाकार होती है अथवा बेलनाकार होती है। ये उत्तक आमाशय स्टोमक में पाया जाता है, आंतों की भीतरी त्वचा में पाया जाता है। ये स्टमक है, ये
और इस आंतों की भीतरी त्वचा में पाया जाता है। भोजन के अवशोषण में ये मदद करता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है और आंत में, इंटेस्टाइन की भीतरी त्वचा में पाया जाता है, अंदर की साइड में पाया जाता है। ये भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। कुछ भोजन हमारी आंत में भी डाइजेस्ट होता है। भोजन जो होते हैं स्टमक से जो है इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ भी कुछ भोजन जो है डाइजेस्ट होता है, उनका पाचन होता है। वहाँ पर कुछ रसायन मतलब रसायन होते हैं, इन्हें एंजाइम्स कहते हैं, सिक्रेट करता है, जो फूड के डाइजेशन में, पाचन, भोजन के पाचन में मदद करता है। हाँ, आंत में जो पाया जाता है, और तो वहाँ पर जो है कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, और जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब चौथा है रोमाब स्तंभाकार उपकला उत्तक, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। जो कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उसमें सीलिया जब पाए जाते हैं, जिनमें पाया जाता है, तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कहलाते हैं। ये ऊतक रोम सदृश होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों जैसे श्वास नली, ट्रैकिया तथा फीमेल के अंडवाहिनियों, फैलोपियन ट्यूब होता है, कि भीतरी श्लेष्मिक झिल्ली की कोशिकाओं में पाया जाता है। जो भीतरी दीवार होती है उसमें पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये रोम निरंतर ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं, ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं, और इनके कांटेक्ट में जो भी पदार्थ आते हैं वो ऐसे ऐसे पुश होकर आगे बढ़ते रहते हैं। ये रोम निरंतर लहराते हुए नलिका से गुजरने वाले पदार्थों को भीतर की ओर ढकेलते हैं। ये क्लियर हो गया? अब पांचवा है ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला ऊतक, ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। इन ऊतकों की कोशिकाएं स्तंभाकार होती है। इनमें से ये स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं इनकी ऐसी होती है जो ग्लैंड में पाए जाते हैं, तो इन्हें ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। वही चीज़ है। कुछ ऊतकों की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, जिनमें से कुछ बड़ी कोशिकाएं भी होती हैं, जिनसे जठर रस के समान विशेष रासायनिक पदार्थ का स्रावण होता है, सिक्रीशन होता है। कुछ नलिकाकार ग्रंथियों जैसे लार ग्रंथिवास, स्लाइवरी ग्लैंड होता है, श्वेत ग्रंथियाँ होती है, स्वेट ग्लैंड कहते हैं, तथा टीयर्स ग्लैंड, अशु ग्रंथियाँ आदि में भी इन कोशिकाओं की भीतरी स्तर पर रिक्तिकाएँ बनी होती हैं, जिनमें ग्रंथि से स्रावित द्रव इकट्ठा होता है। इसी रिक्तिकाएँ में जो स्रावित द्रव इकट्ठा होता रहता है। अब हमारी त्वचा में ऑयल ग्लैंड भी होती है, जिनसे ऑयल सिक्रेट होता है। अब जो होता है त्वचा से जो है लार ग्रंथियों से लार निकलता है, और श्वेत ग्रंथियाँ जो हमारी त्वचा में होती है, पसीना निकलता है, और टीयर्स ग्लैंड्स होते हैं, टीयर्स आंसू निकलता है। ऑयल ग्लैंड भी त्वचा में होते हैं, तो वही चीज़ है। ये हमारी त्वचा के अंदर वाली परत में पाया जाता है। और छठवां अब आते हैं घनाभ या घनाकार उपकला ऊतक, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये ऊतक लार ग्रंथियों, वृक्क की वाहक नलिकाओं में पाया जाता है। ये किडनी होती है ऐसे, ये जो नली होती है इनमें पाया जाता है, वाहक नलिकाओं में पाया जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड में भी पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं घनाभ या घनाकार होती हैं। ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस में मदद करती है, पदार्थों को फिर से जो है एब्जॉर्ब करती है, अवशोषण, पुनः अवशोषण में मदद करती है। बच्चों, वीडियो को अंत कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। Thank you watching this.